हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नर स्कूल में। मैं दीपक सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म यानी लिबरल नेशनलिज्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने यहीं पर छोड़ा था आपको पढ़ाने के बाद। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था एरिस्टोक्रेसी के बारे में कि कैसे सोसाइटी यूरोप की डिवाइड थी एरिस्टोक्रेसी में और किस चीज में, पीजेंट्री में। और इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से एक नया क्लास डेवलप हुआ था, अ न्यू मिडिल क्लास, जिसमें ज्यादातर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स, ये सारे लोग उसमें ये सारे लोग थे उस क्लास में। और इनकी जो थिंकिंग थी, जो सोच थी, वो भी ट्रेडिशनल थिंकिंग से अलग थी। यानी कि जो पुरानी जो सोच थी पीजेंट्स वगैरह की, राजा ही सब कुछ होता है और एरिस्टोक्रेट्स बड़े लोग हैं, हम इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, इनको एक्स्ट्रा राइट मिले हुए हैं, तो कोई विरोध नहीं करता था। ये सारी सोच जो है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, लोग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, प्रोफेशनल्स बन रहे थे, और उसी की वजह से क्या हो रहा था कि लोगों की जो सोच है उसमें भी बदलाव हो रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा यानी एजुकेशन जो है वो सबसे बड़े बदलाव लाती है, हमारी सोच में परिवर्तन करती है, हमारी थिंकिंग को चेंज करती है। तो इन लोगों की सोच क्या थी, हम उसको पढ़ेंगे कि लिबरल्स आखिर थे कौन, लिबरल्स कौन थे, ये तो बता ही दिया मैंने। मिडिल क्लास, जो न्यू मिडिल क्लास जो एमर्ज हुआ था, उनमें से ही कुछ लोग थे जो सोचते थे कि सभी के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, सोसाइटी में इक्वल रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, इक्वल करेंसी वेट्स एंड मेजरमेंट्स होने चाहिए, सभी को राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो यानी चाहे वो पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी हो या सोसाइटी हो, हर चीज के बारे में इनके बिल्कुल आइडियाज जो थे बिल्कुल नए थे। तो इनको कहा गया लिबरल्स, क्योंकि इनकी सोच कैसी थी, उदारवादी थी। ये चाहते थे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार, अगर गवर्नमेंट है, पहली बात तो सरकार जो है उस पर कोई डेस्पोटिक रूलर नहीं होना चाहिए, कोई राजा ना हो करके। तो यह था इनका मानना कि गवर्नमेंट जो है, अगर पहली बात राजा होना नहीं चाहिए, अगर राजा है भी तो वो कैसे होना चाहिए, बाय द गवर्नमेंट कंसेंट, यानी पब्लिक की राय से, लोगों की सलाह से, प्रजा की सलाह से होना चाहिए। तो ऐसे कुछ बिल्कुल नए, और उस समय ये विचार यूरोप में बिल्कुल नए और अद्भुत थे। ठीक है, तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि नेशनलिज्म जो चला था पहले कि अपने आप को आजाद कराने के लिए, नेशन को यूनिफाइड कराने के लिए, अब वो लोगों को ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है एक नई सोच से जुड़ गई थी कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर फेस में नेशनलिज्म जो है वो अब चल रहा है। तो लिबरलिज्म यहां दिया, लिबरल नेशनलिज्म, ऐसे लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो लिबरल जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये बना है एक लैटिन वर्ड, ठीक है, एक लैटिन रूट का शब्द है जिसका नाम है क्या, लिबर। और लिबर का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, लिबर का मतलब होता है फ्रीडम। देखो अब यहां बड़ा समझने वाली बात है इस लिबरलिज्म को। अब हमारे यहाँ भी आजकल बड़ा हंगामा कटा हुआ है। आप अगर कभी न्यूज़पेपर पर या वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी न्यूज चलती रहती हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो लिबरल्स हैं उनका ज्यादातर विरोध होता है, उन्हें अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो लिबरलिज्म को किसी और सेंस में यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। वो सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा उस विषय में हो सकती है। हम बात करते हैं इसके रूट की। लिबरल, लिबरल जो वर्ड है वो लैटिन रूट यानी एक लैटिन शब्द है लिबर, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, वहां से लिया गया है। अब यहां जब हम बोलते हैं फ्रीडम, लिबर यानी लिबरल्स, ये जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, इनकी सोच कैसी थी, स्वतंत्रतावादी थी कि फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन कौन सी। अब ये जो लिबरल्स थे ये फ्रीडम चाहते थे, ध्यान से सुनना, ये जो लिबरल्स थे ये फ्रीडम चाहते थे, किसमें, हर फेस में चाहते थे। हर फेस में कैसे, यानी पॉलिटिकल फेस में चाहते थे फ्रीडम। पॉलिटिकल फेस में फ्रीडम चाहते थे कैसे, कि जो सरकार बने वो कैसी हो, कंसेंट से हो, लोगों को राइट टू वोट मिले। ठीक, इसके अलावा जो ऑटोक्रेटिक जो रूलर्स हैं या जो ऑटोक्रेटिक फैमिलीज हैं या एरिस्टोक्रेटिक जो फैमिलीज हैं, उनको जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं एम्परर या किंग की तरफ से, वो समाप्त होने चाहिए, क्योंकि एक राजा के लिए सभी लोग इक्वल होते हैं। ठीक है ना, और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसमें कानून बने, कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राजा को नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ये पॉलिटिक्स में चाहते थे कि ये चेंजेस हो, ऐसे ही सोसाइटी में भी चेंज चाहते थे, और बिल्कुल इसी तरीके से ये चेंज चाहते थे किसमें,
इकोनॉमिक फेसेस में। यानी तो हम देख रहे हैं नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल नेशनल, अब ये जो नेशनल इसमें जो डिमांड की गई वो किस वजह से आई, तो वो जिस नेशनलिज्म की वजह से आई उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल नेशनलिज्म। ऐसी सोसाइटी में चेंज की बात की गई और वो चेंज किससे हो रहा है, नेशनलिज्म की वजह से, तो वो क्या हुआ, सोशल नेशनलिज्म। ऐसे ही इकोनॉमी में चेंज चाहते थे, इकोनॉमिक रूल्स थे उनमें कुछ चेंज चाहते थे, तो उनको क्या कहेंगे यहाँ पर, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो और ये सब हो क्यों रहा था, नेशनलिज्म की वजह से। वो चाहते थे कि हमारे देश में राजनीतिक स्तर पर भी सुधार हो, यानी पॉलिटिकल लेवल पर भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी सुधार होना चाहिए, तभी कंट्री जो है वो आगे बढ़ पाएगा, अच्छा देश बन पाएगा। और नेशनलिज्म की जो कोर फीलिंग होती है वो होती ही यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश को बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि वो हर स्फीयर में उसकी कंट्री सबसे आगे हो। तो इसीलिए लिबरल्स के आइडियाज जो थे वो अलग अलग थे, पॉलिटिक्स को लेकर इनके आइडियाज अलग थे और सोसाइटी को लेकर अलग आइडियाज थे। सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल राइट्स कौन कौन से मिलने चाहिए, और इन्हीं के अकॉर्डिंग, लिबरल्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि इन पे क्वेश्चन अलग अलग भी आता। पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे, मतलब व्हाट वर द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ लिबरल्स, व्हाट वर द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ लिबरल, व्हाट वर द सोशल आइडियाज ऑफ लिबरल्स, या कई बार पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही इनकी थिंकिंग के ऊपर आ जाता है। तो यहां से एक ना एक क्वेश्चन या शॉर्ट में या लॉन्ग में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहां लिबरलिज्म का हमने रूट समझ लिया। ठीक, तो हम बात करते हैं अब यहां इनके तीनों आइडियाज थे, कौन कौन से, एक पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ लिबरल्स, दूसरा सोशल आइडियाज ऑफ लिबरल्स, और तीसरा होगा हमारे पास इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ लिबरल्स। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियाज, सोशल आइडियाज और इकोनॉमिक आइडियाज, तीन तरीके के, ये तीनों स्फीयर में, यानी सोसाइटी में तीनों चीजें काम करती हैं। वहां किसी भी कंट्री की अगर पॉलिटिक्स साफ सुथरी अच्छी होगी, ढंग की होगी, जहां लोगों का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, कॉमन पीपल का, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट और बाकी सारी चीजें अच्छे से चलेंगी। सोसाइटी जितनी ज्यादा सुधरी हुई, पढ़ी लिखी, उसे जितने ज्यादा अधिकार मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, इतने ज्यादा राइट मिलेंगे, वो उतनी ही अच्छे से काम कर पाएगी। दूसरा इकोनॉमिक आइडियाज, यानी जो व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ी सी इजी होंगी, टैक्सेस उन पर थोड़े से कम होंगे, रेस्ट्रिक्शंस उस पर कम लगाए जाएंगे, करेंसी यूनिफाइड होगी, वेट्स एंड मेजरमेंट्स यूनिफाइड होंगे, तो वो इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी। और ये सारे काम करने के किसके होते हैं, वास्तव में ये सारे काम गवर्नमेंट के ही होते हैं। अब यहाँ पॉलिटिकल फेस में अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम इस पॉलिटिकल फेस की, कि ये क्या चाहते थे, पॉलिटिकल आइडियाज क्या क्या थे इनके। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन मिलता है एक, व्हाट वर द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ लिबरल्स। एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ लिबरल्स। तो पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे, आइए देखते हैं। पॉलिटिकल आइडियाज में सबसे पहला क्या था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक, पहली चीज थी क्या, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। दूसरी चीज थी कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, और कैसा कॉन्स्टिट्यूशन, विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम, क्या हम कह सकते हैं कि चाहते थे एक सरकार ऐसी जिसमें पार्लियामेंट हो, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएं और लोगों के द्वारा चुन करके जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचे, जैसे कि हमारी कंट्री में होता है या ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है। लोग वोट करते हैं और तब जाकर के वहां की जो भी असेंबली, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। ठीक, इसके अलावा एक चीज और डिमांड की थी इन्होंने, क्या कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ये जो रूलर्स हैं यानी राजा हैं, ठीक, ये एंड होना चाहिए। ठीक, नंबर 4, अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस। जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, अतिरिक्त एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिली हुए हैं, कि जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पढ़ा था कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी,
अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड थी। जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उनको कोई टैक्स वैक्स नहीं देना होता था, ये सारी छूट मिली हुई थी। और नोबल्स वगैरह थे उनको भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होती थी, ठीक है ना, और उनको भी टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना होता था। तो ये सुविधाएं थी, तो वो सुविधाओं का अंत चाहते थे। तो पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे, समझते हैं इसको। इनका कहना था लिबरल्स का कि गवर्नमेंट बाई कंसेंट, पहली डिमांड क्या थी कि ये क्या चाहते थे, यूरोप में जो रूलर्स हैं उनसे क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट बाई कंसेंट, यानी सरकार जो होगी वो कैसी होगी, लोगों के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, अगर डेमोक्रेटिक है तो। अगर डेमोक्रेटिक 1% नहीं भी होती है तो फिर क्या होना चाहिए, तो होना यह चाहिए कि राजा या जिसकी भी घोषणा की जाए, जो भी डिक्लेरेशन किया जाए, जो भी रूलर बने वो पब्लिक के कंसेंट से ही बने। ठीक, नेक्स्ट आता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहते थे, यानी एक तो सरकार बने वो पब्लिक की सलाह से, गवर्नमेंट के पब्लिक के कंसेंट से बने, यानी वोटिंग वगैरह के थ्रू बने। और दूसरी चीज वो बने भी तो कैसा, कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होना चाहिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, यानी सरकार बने और उसमें एक व्यवस्था हो किसकी, पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट ये डिसाइड करे कि और पार्लियामेंट को ये अधिकार हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे चाहे वैसे चेंज कर सके, क्योंकि पार्लियामेंट में जो मेंबर होंगे वो लोगों के द्वारा चुन करके जाएंगे और उन्हीं से गवर्नमेंट बनेगी बाई कंसेंट। क्लियर, तो जो कानून बनाने का अधिकार है वो इनडायरेक्टली चाहते थे किसको मिले, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को, यानी कि पब्लिक जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग के थ्रू चुनती है वही उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, ऐसा सिस्टम चाहते थे, जो सिस्टम आज हमारे पास है बिल्कुल वैसा ही। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी जो ऑटोक्रेटिक रूल थे, ऑटोक्रेसी का मतलब समझिए, यानी ऐसे रूलर्स जिन पर जो एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते हैं, जिनकी पावर पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध पब्लिक नहीं लगा सकती। जैसे आज डेमोक्रेसी है, अगर गवर्नमेंट यानी अगर सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, रूलर जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, तो क्या होगा, वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगा। और साथ में अगर लोगों को अधिकार दिया है कि वो एक सीमित समय तक के लिए बनाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे हमारे यहाँ 5 साल के लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुना जाता है और उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि अगर लंबे समय तक रहेगा तो कहेगा अब तो राजा बन गया, मैं अब जैसे चाहे वैसे अपनी पावर का यूज करूं। तो ऑटोक्रेटिक रूलर्स उस समय पूरे यूरोप में थे और ये ऐसे ही थे। ऑटोक्रेसी मतलब कि अपनी मनमानी करने वाले, ऑटोक्रेसी का मतलब ये होता है ऑटोक्रेटिक रूल, यानी अपनी मनमानी करने वाले जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी जब मन आया किसी भी तरीके के ये जो रूलर्स थे वो सिटीजन्स के ऊपर कोई भी टैक्सेस वगैरह इंपोज कर सकते थे बिना पब्लिक से डिस्कस किए। आज क्या, आज भी तो डिस्कशन होता, सरकार कोई कानून लाती है, लेकिन वो डायरेक्ट हमसे ना होके हम जिनको भेजते हैं चुन करके एमएलए एमपीज को, उनके थ्रू होता है। तो यही व्यवस्था चाहते थे कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, के ये ऑटोक्रेसी खत्म होनी चाहिए, कि रूलर्स की ऑटोक्रेसी यानी जो मनमानी है राजाओं की वो समाप्त होनी चाहिए। ये मानना था किनका, लिबरल्स की ये डिमांड थी, कहां, पॉलिटिकली। नेक्स्ट चीज आती है अबोलिशन ऑफ प्रिविलेजेस, यानी जो भी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जो एक्स्ट्रा सुविधाएं जन्म के साथ मिलती है, जैसे राजा को जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं, उसका बेटा हुआ उसको फैसिलिटीज मिली हुई हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिली हुई हैं, ना तो उन्हें कोई टैक्स देना पड़ता है और बहुत सारे अधिकार उनको मिले हुए होते हैं एक्स्ट्रा। और जबकि लिबरल्स का कहना था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसीलिए चाहते थे कि ये दो काम तो सबसे पहले हो जाए, क्या, कि एक तो ऑटोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाए और प्रिविलेजेस जो है वो खत्म हो जाने चाहिए, यानी ऑटोक्रेसी खत्म हो जानी चाहिए और प्रिविलेजेस खत्म हो जाने चाहिए। उसके बाद एक सरकार बने, कैसी, कंसेंट से, लोगों के द्वारा वोट से, और वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जरूरत पड़े तो टाइम टू टाइम लॉज उसमें चेंज भी किए जा सके पार्लियामेंट के थ्रू। तो लिबरल्स चाहते थे ये, और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं आज, ये सारी चीजें भारत में भी हैं। तो आप सोचें कि उस समय जो नेशनलिज्म था उसका इंपैक्ट कितना लॉन्ग टर्म रहा पूरी दुनिया पर, और आज और भारत पर भी उसका असर पड़ा, तभी तो भारत में इस तरह की गवर्नमेंट, इस तरह का सिस्टम देखने को मिल रहा है हमें। क्लियर, तो ये जो थिंकिंग थी लिबरल्स की, ये वाली, ये जो पॉलिटिकल आइडियाज थे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, सभी देशों में जाने लगे। तो स्टार्ट हुए थे फ्रांस के साथ, फ्रांस से बाहर निकले कहां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, प्रूशिया, इन सभी कंट्रीज में ये लिबरल्स की सोच वाले लोग
बनने लगे थे और ये सोच बहुत तेजी से, ये जो डिमांड्स थी बहुत तेजी से यूरोप के इन सारी कंट्रीज में उठने लगी थी। क्लियर। अब बात करते हैं हम इनके सोशल आइडियाज की, कि सोसाइटी में क्या चाहते थे, सोशली क्या चाहते थे, कि समाज कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, उनके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए। सोशल आइडियाज की हम बात करें तो यहां क्या था, सबसे पहली डिमांड थी इनकी क्या, कि इंडिविजुअल फ्रीडम। अभी बात की थी मैंने इंडिविजुअल फ्रीडम, बिल्कुल अभी बात की थी। लिबरल, लिबर लैटिन शब्द लिबर से बना जिसका मतलब होता है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। किस तरीके की, तो सोसाइटी में लोगों को किस तरीके की आजादी मिलनी चाहिए, तो इन्होंने कहा इंडिविजुअल फ्रीडम, और इस एक शब्द को कहकर बाकी सारी बातें इन्होंने इनडायरेक्टली कह दी। इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि व्यक्तिगत, यानी हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल फ्रीडम होती है, यानी वो राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यूज, यानी कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को रखने की आजादी हो। जैसे जब राजा होते थे, अगर राजा कुछ गलत करा तो उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था, है ना, उसको पनिशमेंट मिल जाता था। लेकिन आज आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं। तो यही तो थी थिंकिंग, लिबरल्स की यही डिमांड थी कि सोसाइटी में हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम भी कई तरीके की, जैसे किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की फ्रीडम, किसी भी लैंग्वेज को बोलने की फ्रीडम, किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने की फ्रीडम, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की फ्रीडम। ये सब क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम ही तो है। तो इसी की डिमांड की थी इन्होंने कि समाज में हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब वो जो चाहे बिजनेस कर सके, जहां चाहे पढ़ाई कर सके, जहां चाहे रह सके, जो रिलीजन चाहे वो फॉलो कर सके और अपने विचार गवर्नमेंट के सामने रख सके। तो इस तरीके की इंडिविजुअल फ्रीडम लोगों को मिलनी चाहिए, सोसाइटी में इंडिविजुअल फ्रीडम होनी ही चाहिए। ये मानना था किसका, लिबरल्स का। ये डिमांड थी लिबरल्स की। आप सोचे सारे आइडियाज कितने बढ़िया हैं, और इसी वजह से लिबरल्स को उस समय बाकी सारी यूरोप की कंट्रीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और इनके आइडियाज पूरे यूरोप में ट्रेवल करे, और जिससे ये एक लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट चाहते थे क्या, सफरेज राइट। क्या चाहते थे, सफरेज। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। इनका मानना था कि लोगों को राइट टू वोट मिलने चाहिए, यानी राइट टू वोट नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट बाई कंसेंट कहां से आएगा। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, जिसे चाहे उसे वोट दे सके। सफरेज राइट यानी राइट टू वोट लोगों को होना ही चाहिए। थर्ड जो चीज थी, एक चीज जो क्लियर नहीं थी, कि ये कंफ्यूज थे किसके बारे में, कंफ्यूज्ड अबाउट वुमेन सफरेज राइट, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो या ना हो, इस बारे में ये लोग क्या थे, कंफ्यूज्ड थे। मतलब इनमें जो लिबरल्स लीडर्स थे या जो सोच थी इनकी, इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, कुछ ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार ना मिले। तो इस बारे में इनकी तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं मिलता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सोसाइटी है तो महिलाओं की तो बात हो गई कि महिलाओं का क्या रोल होगा, तो उस बारे में ये कोई भी क्लियर एक्सप्रेशन लिबरल्स की तरफ से नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, नंबर 4 पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 4 पॉइंट जो था वो ये चाहते थे क्या, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ क्या चाहते थे ये लोग, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ चाहते थे कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो रिच हैं, पुअर हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कानून ऐसा बने स्टेट में कि कंट्री में कानून ऐसा बने कि वो सभी के लिए इक्वल हो। ऐसा नहीं कि जैसे अगर ऑटोक्रेसी क्लास का है और ज्यादा पैसे वाला है कोई व्यक्ति तो उसके लिए कुछ छूट मिल जाए या उसके साथ अलग व्यवहार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये इनकी डिमांड थी कहां, सोशल स्फीयर में। तो ये 4 पॉइंट्स थे सोशल आइडियाज के इनके, क्या, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सफरेज राइट यानी राइट टू वोट, और दे वर कंफ्यूज्ड अबाउट द वुमेन सफरेज राइट, और महिलाओं के रोल के बारे में ये कंफ्यूज्ड थे। तो ये कुछ डिमांड्स थी इनकी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। लिबरल्स के पॉलिटिकल आइडियाज, सोशल आइडियाज, ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं या फिर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा इस चैप्टर से, यहां से
ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 3 की। नंबर 3 था हमारे पास इकोनॉमिक आइडियाज। इकोनॉमिक आइडियाज क्या थे इनके, यानी अब आप कहेंगे सर इकोनॉमी से इन्हें क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है भाई। जब इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं वो भी तो किसी भी गवर्नमेंट के किंग्स वगैरह ही बनाते हैं, राजा ही बनाते हैं, जो भी रूलर हो वो बनाएगा। अब हमारे यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी भारत सरकार बनाएगी। अब विदेशों को वो कितनी छूट दे, हमारे यहाँ विदेशी कंपनियों को आने की, कितना उन पर टैक्स लगाए, कितनी छूट देगी, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत आसानी से सबको आ लेने दे, जैसे चाइना के साथ विवाद चल रहा है, फिर भी वो चाइना से अगर लगातार इन्वेस्टमेंट भारत में कराती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो इंडियन जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक तरह से इकोनॉमिक गुलाम हो जाएंगे। एक टाइम आने पर जब चीन से कभी विवाद होगा तो, या जैसे इस समय चल रहा है, तो वो ब्लैकमेल कर सकता है कि पैसा तुम्हारे यहाँ मैंने डाला हुआ है, अगर वो पैसा अपना वापस खींच लेगा तो यहाँ उन लोगों ने, जिन्होंने उन चाइनीज कंपनियों में शेयर खरीद रखे होंगे भारतीय लोगों ने, इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि जो कंट्री है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरीके से बनाती है, कैसे फॉलो करती है। तो इकोनॉमिक आइडियाज को इनके समझने के लिए थोड़ी सी एक चीज समझ लीजिए कि नेपोलियन ने जब फ्रांस से बाहर निकल के अपनी टेरिटरीज का, यानी फ्रांस का एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, तो आसपास की बहुत सारे छोटे छोटी टेरिटरीज, बहुत सारे स्टेट्स थे, उनको जीता। ठीक है, जिनमें जर्मनी भी शामिल था। यानी जर्मनी और उसके आसपास के जो भी एरियाज थे, फ्रांस के आसपास के जो भी एरियाज थे, उनको एक एक करके जीतता चला गया। और यूरोप में पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट नेशन थे नहीं, क्या थे, जैसे एम्पायर्स और किंगडम्स थे। तो अलग अलग एम्पायर्स, यानी किसी एम्पायर का कोई राज्य जीत लिया उसने और वो फ्रांस में मिला लिया, फिर कोई जीता वो अपने कब्जे में ले लिया, फिर कोई जीता वो अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरीके से अलग अलग एम्पायर, अलग अलग किंगडम से वो लगातार टेरिटरीज को जीतता जा रहा था। और उसकी जितनी जीती हुई टेरिटरीज थी, यानी जो भी एरियाज जो उसने, नेपोलियन ने युद्ध करके जीते थे, वो कितने स्टेट जीते थे, 39 स्टेट्स उसने जीते थे। कितने स्टेट्स, 39 स्टेट्स। और इन सब, ये क्या थी, स्मॉल टेरिटरीज थी। ये स्टेट्स भी कोई बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटी टेरिटरीज थी, जहां अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग ट्रेडिशन था उनका, अलग रिलीजन के लोग थे, अलग लैंग्वेज थी। तो इन सबको मिला करके उसने क्या किया, अब सब पर तो अलग अलग कंट्रोल रख नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, इन सारी टेरिटरीज को मिला करके, इन सारे 39 स्टेट्स को मिला करके एक क्या बना दिया, एक कन्फेडरेशन बना दिया। एक कन्फेडरेशन बनाया, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। और इन 39 स्टेट्स के कन्फेडरेशन में उसने क्या कर दिया, हर एक स्टेट की क्या कर दी, अलग करेंसी कर दी और अलग वेट्स और मेजरमेंट कर दिया। वेट्स और मेजरमेंट का जो सिस्टम था वो हर एक का अलग अलग कर दिया। ठीक, वेट्स और मेजरमेंट और करेंसी, ये सारी चीजें नेपोलियन ने अलग अलग कर दी। आप कहेंगे सर नेपोलियन कोर्ट के दौरान तो उसने एक की थी, वो फ्रांस की बात थी, ये फ्रांस से बाहर की बात थी। फ्रांस से बाहर जो भी टेरिटरीज वो जीतता वो किसी अलग एम्पायर की होती, फिर कोई और जीती वो किसी और एम्पायर की होती। ठीक है, और वहां रहने वाले लोग भी अलग अलग थे, उनकी एथनिसिटी अलग थी, उनमें कॉमननेस नहीं थी। छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज थी, इन सबको जीतता गया और एक पूरी एक यूनिट बना दी, कन्फेडरेशन बना दिया 39 स्टेट्स का। और इसमें नियम उसने क्या बना दिए, हर एक स्टेट की करेंसी अलग कर दी और हर एक का वेट्स और मेजरमेंट का सिस्टम भी अलग कर दिया। अब इससे ये सुनिए नुकसान क्या हुआ भाई, जो लिबरलिज्म चल रहा है पूरे यूरोप में ही चल रहा है, चाहे, और हाँ मैंने बताया कि इसमें जर्मनी और प्रूशिया की टेरिटरीज भी इसमें शामिल थी। वास्तव में इसे जर्मन कन्फेडरेशन कहा जाता है, यानी जर्मनी के आसपास के जो 39 स्टेट थे, जर्मनी के जो राज्य थे, जो टेरिटरीज थी, वो सब इसमें उसने जीत करके बनाया था। इसे जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स कहा जाता है। अब हुआ ये कि जर्मनी के ये 39 स्टेट्स का जो जर्मन कन्फेडरेशन था, इसमें अलग करेंसी और अलग वेट्स और मेजरमेंट। अब इन 39 जो स्टेट्स हैं, इनमें आपस में व्यापार करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। साथ में जो इन 39 स्टेट्स के अलावा जो कंट्रीज थी आसपास, और जो कंट्रीज मौजूद थी पूरे यूरोप में बहुत सारी, उनसे जो व्यापारी इन 39 स्टेट्स में व्यापार करने आते थे, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। यानी यूरोप में व्यापार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। जैसे मैंने बताया कि भारत में इस समय 28 स्टेट्स हैं। अगर इस समय इन सभी स्टेट्स की करेंसी अलग हो जाए, उत्तर प्रदेश
में रुपया चले, कहीं कुछ और चले, कहीं कुछ और चले। तो उत्तर प्रदेश का व्यापारी अगर गुजरात से कोई सामान मंगाएगा तो वो करेंसी एक्सचेंज करता फिरेगा, जिसमें बहुत सारा क्या होगा, कमीशन भी जाएगा, ठीक है। या वहां से कोई यहां लेने आए तो वो भी करेंसी एक्सचेंज करेगा। साथ में क्या हुआ, वेट्स और मेजरमेंट्स भी अलग अलग हो गए। यानी यहां अगर मैंने पहले बोला कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम मिलती है कोई चीज, पता चला हम कहीं और चले जाएं, तमिलनाडु वगैरह चले जाएं, तो वहां क्या होगा कि 1 किलोग्राम में 900 ग्राम 800 ग्राम मिले, तो यहां का जो व्यापारी उसे क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस तरीके से ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया और इकोनॉमी को नुकसान हो गया, क्योंकि बाहर से ट्रेडर्स, बाकी कंट्रीज से ट्रेडर्स आने बंद हो गए इस कन्फेडरेशन में, और ये कन्फेडरेशन आपस में भी जो व्यापार करती थी उसमें भी व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो, तो इकोनॉमी जो है वो डाउन जाने लगी। और जब इकोनॉमी ही नहीं होगी तो कंट्री आगे कैसे डेवलप होगा। इसी चीज को सुधारने के लिए, और हाँ साथ में क्या किया, इन सभी पर उसने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ज्यादातर जो राजा थे वो, जैसे आज भी होता है, बाहर से अगर हमारे देश में कोई कंट्री अपनी कंपनी खोलना चाहे, यहां पर व्यापार करना चाहे, तो क्या होगा, वो भारत सरकार से परमिशन लेगी। परमिशन किस चीज की लेगी, यहां पर फैक्ट्री खोलने की। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो रूलर है, हमारी जो सरकार है, वो उस पर कितने रेस्ट्रिक्शंस लगाती, कितने रूल्स और रेगुलेशंस उसको देती है। मतलब कितने % व्यापार कर सकती है, कितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, उसकी लिमिट भी सेट कर सकते हैं। और साथ में वो सामान यहाँ वहां से यहाँ लाएंगे, उस पर कितना % गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, ये सारी चीजें। तो उस समय क्या था, जो भी रूलर्स थे उन्होंने यूरोपियन जो कंपनीज वगैरह थी उन सही पे बहुत हैवी टैक्सेस लगा रखे थे। और अब पहले ही बोला कि इंडिपेंडेंट कंट्री थी नहीं, छोटी छोटी टेरिटरीज पास पास, एक जगह से दूसरे जगह जाते तो क्या होता है, उन पर टैक्सेस लगते और चीजें और ज्यादा महंगी हो जाती थी। तो वो हैवी टैक्सेस लगा रखे थे, रूल्स रेगुलेशंस बहुत हार्ड थे, बहुत सारी करेंसीज चल रही थी, वेट्स और मेजरमेंट चल रहा था, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो इस चीज के लिए डिमांड्स इन्होंने रखी थी, किसने, लिबरल्स ने। उनके बारे में बताते हैं कि इनके इकोनॉमिक आइडियाज क्या थे, क्या चाहते थे। और जो रेस्ट्रिक्शंस, यानी कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एक जगह की दूसरी जगह से अगर कोई कंपनी या कुछ भी आता है व्यापार करने के लिए, उस पर जो नियम, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह लगाते हैं, जिससे इसका व्यापार कंट्रोल में रहे, ऐसा ना हो ओवर कंट्रोल हो जाए हमारे यहाँ, मतलब अपनी मनमानी करने लगे, तो उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, टैक्सेस वगैरह, ये सारी चीजें उन पर लगाई जाती हैं। इनको ट्रेड बैरियर्स बोलते हैं व्यापार करने के लिए। तो ये चाहते थे क्या हो कि अबोलिशन हो जाए ट्रेड बैरियर का कुछ समय के लिए, ठीक है, अबोलिशन ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ठीक, जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो सरकार जो है, जो रूलर्स हैं वो क्या करें, थोड़े से कम कर लें, ट्रेड बैरियर्स कम कर लें, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है फ्रीडम ऑफ मार्केट। बात वही है जो मैंने ऊपर बोला है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। यानी यूरोप में अगर कोई भी एक कंट्री है, वहां के नागरिकों को, वहां के व्यापारियों को इजाजत हो कि वो उस कंट्री के अंदर किसी भी एरिया में जाकर कहीं भी व्यापार कर सकें, किसी भी मार्केट में अपना सामान बेच सकें, या फिर अपने किसी भी पड़ोसी देश में जाकर के अपना सामान बेच सकें, या वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सके, कंपनी खोल सकें। इस तरह की आजादी उनको मिलनी चाहिए एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाने की। ठीक, इसके बाद आता है क्या, डिमांड की कि यूनिफाइड करेंसी की, कि करेंसी जो है वो बहुत सारी नहीं होनी चाहिए, एक करेंसी हो और उसी से काम चल जाए। जैसे यूरोप ने बाद में यूरो, पूरे यूरोप की एक ही करेंसी हो गई, आगे चल करके हमने पढ़ा भी है। बाद में कुछ कंट्री हैं जो इस यूरोपियन ग्रुप से अलग हो गए, तो यूरोपियन यूनियन मनी आगे चल गए और पूरे यूरोप की एक ही मुद्रा चली, फिर यूरो। तो ऐसे ही तो यूनिफाइड करेंसी चाहते थे, और क्या चाहते थे कि वेट्स और मेजरमेंट कैसे हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए, यानी वेट्स और मेजरमेंट सिस्टम जो है वो इंप्रूव होना चाहिए और हर जगह एक जैसा होना चाहिए। इससे व्यापार करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक, और मैंने वही बोल दिया कि रेस्ट्रिक्शंस जो लगाती है गवर्नमेंट, यानी जो ट्रेड बैरियर्स लगाती है, वो अबॉलिश होने चाहिए। फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट में कहीं भी सामान बेचने की, आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरा रूलर क्या करता है, उस पर हैवी कस्टम ड्यूटी टैक्स लगाता है। आज आप विदेश से कोई सामान मंगाए, हमारी कंट्री उस पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। अगर ये टैक्स ज्यादा होगा तो वो चीज महंगी होगी, तो भारत के लोग उसको कम खरीदेंगे। अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स कम कर देगी तो भारत के लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। आज हमारे मार्केट पर चाइना का कब्जा क्यों है, ज्यादातर हर चीज चाइना की क्यों है, कारण है कि सरकार इस समय है या जो भी रही है, उन्होंने
ट्रेड बैरियर्स बहुत ज्यादा लूज कर दिए चाइना के लिए, इसीलिए चाइना का सामान यहाँ पर सस्ता मिलता है, क्योंकि उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो कम लगती हैं, उस प्रोडक्ट की कीमत इंडियन मार्केट में आकर के बहुत कम हो जाती है। इनफैक्ट जो भारतीय सामान है उससे भी कम हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, भारतीय सामान नहीं खरीदते, चाइनीज सामान खरीदते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो अपने मार्केट पर किसी और कंट्री को कैसे कब्जा करने देती है, नहीं देती है। तो ये तो यूनिफाइड करेंसी होनी चाहिए, वेट्स और मेजरमेंट्स में सुधार होना चाहिए, ये उनके इकोनॉमिक आइडियाज थे। तो यहां हमने लिबरल नेशनलिज्म को डिस्कस किया, और ये डिमांड केवल किसी एक जगह नहीं, यानी फ्रांस के बाहर धीरे धीरे पूरे यूरोप में इसी तरह की डिमांड्स उठने लगी, क्योंकि पूरे ही यूरोप में इसी तरह के लोग थे। कौन से, एरिस्टोक्रेट्स और कौन से, पीजेंट्स। उनके बीच में से पूरे ही यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चला, तो कौन लोग निकले, न्यू मिडिल क्लास, जिनकी सोच ये थी, पॉलिटिकल आइडिया ये थे, और हमने पढ़ा सोशल आइडियाज और इकोनॉमिक आइडियाज उनके ये थे कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। जो ये आइडियाज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, और इस तरीके से पूरी जहां जहां भी यूरोपियन एम्पायर, यूरोप में जो भी एम्पायर किंगडम्स थे, वहां जो भी टेरिटरीज और स्टेट्स थे, उन्होंने इसी तरीके की डिमांड्स जो है वो शुरू कर दी। तो इस तरीके से नेशनलिज्म का एक नया रूप देखने को मिला, लिबरल नेशनलिज्म, और एक मूवमेंट के रूप में चला लिबरल नेशनल मूवमेंट, और पूरे यूरोप में काफी तेजी से फैल गया। इसके आगे क्या हुआ ये हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से देखिए। और हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, अपन जितना भी पढ़ाता हूं उसके बाद सेम रिलेटेड टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं हो सकता। आप वीडियो देखिए, नोट्स दूंगा उनको पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, कुछ भी जरूरत पड़ने की नहीं है, कोई गाइड बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको 100% सारे क्वेश्चन इन्हीं सारी चीजों से मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।